नमस्कार दोस्तों। पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है हमारी। यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी से सीएपीएफ 2021 में, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट आपको पता होगा हमारी टेक्निक कुछ और है। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखते हैं, क्वेश्चन के बैकग्राउंड में जाके तह तक जाते हैं और देखते हैं कि और किस तरह के सवाल एग्जाम्स में पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड, और फिर आगे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए फिर उस सवाल करेंगे, फिर उसके कंसेप्ट भी करेंगे क्वेश्चन के बाद। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। बोला गया पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में कौन सा कथन सही है, इज करेक्ट पूछा गया है। ओके, पढ़ लीजिए आप ऑप्शंस। सो आपको यहाँ पे पहले लाइन में ये बोला गया, पहले सेंटेंस में, कि कमेटी में नॉट मोर देन 50 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। नहीं, ये गलत है। इसकी कॉम्पोजिशन जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलती है। टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। आगे देखिए, द फाइनेंस मिनिस्टर इज एन एक्स ऑफिसर। बिल्कुल गलत बात है ये भी। फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है। अ मेंबर ऑफ कमेटी इज गिवन टर्म फॉर 1 ईयर। ये बिल्कुल सही है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ कमेटी फ्रॉम राज्यसभा इज एक्सटेंडेड इवन व्हेन दे रिटायर फ्रॉम राज्यसभा। ये भी गलत है। तो फिर आइए पढ़ लेते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के। तो पार्लियामेंट्री कमेटी देखिए दो तरह की होती है, स्टैंडिंग और एडहॉक। जिसमें से पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है वो 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। टोटल 22 मेंबर देखने को मिलते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। मेंबर को 1 साल के टर्म के लिए चुना जाता है। उसके बाद ये बोला गया मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं किया जा सकता मेंबर कमेटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और चेयरमैन जो है उसे कौन अपॉइंट करेगा? स्पीकर। यानी वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होते, वो बिल्कुल गलत बात बोली गई है। फिर आगे कुछ फंक्शंस होते हैं कमेटी के, वो आप पढ़ लीजिएगा, वो उतने काम के नहीं। आपको ये लक्ष्मीकांत बुक में भी मिल जाएगी। और 1966 से 67 तक जो चेयरमैन होते थे वो रूलिंग पार्टी के होते थे, बट ये कन्वेंशन को बदल दिया गया और फिर चेयरमैन को अपोजिशन के द्वारा लिया जाने लगा। और एक कमेटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होती है एस्टीमेट कमेटी। आपको मेंबर्स हर हाल में याद रखने हैं। टोटल 30 होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, यानी राज्यसभा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है एस्टीमेट्स कमेटी में। इसका काम क्या है? इसका सबसे पहला काम तो वही है कि ये रिपोर्ट करेगा कि कौन कौन सी इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट वगैरह की जा सकती हैं। और इसमें चेयरमैन कौन से होंगे? चेयरमैन को स्पीकर ही अपॉइंट करेंगे और रूलिंग पार्टी से चेयरमैन होंगे। ठीक है। और एस्टीमेट कमेटी को कब सेटअप किया गया था? 1921 में। रिकमेंडेशन दी गई थी जॉन मथाई के द्वारा। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है कि मेंबर ऑफ कमेटी इज गिवन अ टर्म फॉर 1 ईयर, ये सही है, बाकी तीनों गलत है। तो चलिए फिर सुधार लेते हैं। इसमें क्या होता? 22 होता, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड नॉट 10 फ्रॉम राज्यसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा, राइट। फिर फाइनेंस मिनिस्टर, ये तो बिल्कुल गलत है। चेयरमैन होते हैं बाकायदा, जिन्हें चुना जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड के द्वारा। आगे देखिए, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ कमेटी फ्रॉम राज्यसभा इज एक्सटेंडेड। नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट। पढ़ लीजिए आप ऑप्शंस। अंडर आर्टिकल 129 एंड 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल दिया गया। आगे बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। उसके बाद बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो राष्ट्रपति को ओपिनियन देने से मना कर सकती है कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। उसके बाद बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लॉ डिक्लेयर किया जाएगा वो हर कोर्ट में, इंडिया के हर एक कोर्ट में वो बाइंडिंग होगा। कौन सा कथन सही नहीं है? नोट पे आपको फोकस करना है। देखिए ये क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा, बट फर्स्ट तो आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास हाँ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। बहुत तरह की जुरिस्डिक्शन होती है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अभी देखते हैं उसे। उसके बाद बोला गया सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकती है। हाँ देखिए, ये एक केस आया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये तो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट गलत है, आर्टिकल गलत बोला गया है। देखते हैं फिर कौन सा आर्टिकल होता है। देखिए ये काफ़ी न्यूज़ में था, ये 2021 में जब पूछा गया था तो करंट अफेयर से लिंक करके ही पूछा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर आर्टिकल 129 ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। यानी इसका अर्थ ये है कि कानून बना करके भी इस पावर को नहीं लिया जा सकता। यानी बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात आ गई थी कि इवन अगर पार्लियामेंट चाहे कि इस पावर का हनन कर लिया जाए तो वो नहीं कर सकती। इस जजमेंट में ये सामने निकल के आया कि द पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है और एब्रीज नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल ध्यान से पढ़ लीजिए, 142(2) ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगी, shall have all and every power to make any order on punishment of contempt of itself. ओके। आर्टिकल 129 भी ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब ये है कि वो जो भी बातें लिखेगा वो आगे चल के उसे चेंज भी कर सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हालांकि वो आगे आएगा। आपको प्रियम्बल वाली बात पता होगी कि प्रियम्बल को पहले कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिवर्स कर दिया और फिर बाद में एग्री कर लिया वो कि हाँ प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है।
यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के जैसा भी वर्क करता है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक 1971 में लिखा गया था। ऐसे CSE 2022 में भी एक क्वेश्चन आया है HN सान्याल केस वाला, वो मैंने अपनी पॉलिटी वीडियो में करवाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जरूर देखिए आप। आपको ये बोला गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। देखिए ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है UPSC के लिए कि कौन सी बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है या नहीं। कॉन्टिन्यूसली 2-3 सालों से या 4-5 सालों से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस पर। जैसे 2020 में पूछा गया कि RBI वाली जो बात है वो RBI एक्ट 1934 की चीज़ थी, बट बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है या नहीं, तो वो गलत था। तो ये आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं। आगे पढ़िए। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है कि आर्टिकल 129 ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सके, ठीक है। और आर्टिकल 215 के तहत ये भी पावर हाई कोर्ट को भी दी गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। दो तरह के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, पहला सिविल और दूसरा क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट के अंदर ये होगा कि एनी जजमेंट के खिलाफ आप डिसोबीडियंस दिखा रहे हो, और क्रिमिनल कोर्ट में इन्वोक किया जाए वायलेंस वाली बातें। तो देखिए यहाँ पे फिर क्या आंसर निकल के आया, कौन सा आर्टिकल है आपने देखा ही है। आर्टिकल 129 तो सही है, बट यहाँ पे आर्टिकल 144 गलत है। क्यों गलत है आर्टिकल 144? क्योंकि आर्टिकल 142 आएगा यहाँ पे। आर्टिकल 142 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास हर एक पावर होगी रिलेटेड टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये ए बन गया गलत और बाकी के तीनों सही थे। आइए फिर आर्टिकल 144 को समझ लेते हैं कि आर्टिकल 144 आखिर क्या कहता है। ये देखिए आर्टिकल 144 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइस करता है सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ को कि वो सुप्रीम कोर्ट के एड में यानी सहायक बन के वो काम करें, ठीक है। अब आर्टिकल 141 क्या, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 141 में ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो लॉ होंगे वो बाइंडिंग होंगे इंडिया के टेरिटरी के अंदर। अच्छा आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया? ये आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब आर्टिकल 141 के बारे में मैंने बात कर ली है कि इसमें यह बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के जो भी लॉ बनाए जाएंगे वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर बाइंडिंग होंगे, हर हाल में आपको वो एग्री करना पड़ेगा। आइए जुरिस्डिक्शन देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 142 से लेकर के 147 तक जुरिस्डिक्शन की बात की गई है, जिसमें 3 तरह के जुरिस्डिक्शन ब्रॉडली क्लासिफाइड है, ओरिजिनल, अपीलेट और एडवाइजरी। आर्टिकल 143 में ये बोला गया है कि पावर होगी प्रेसिडेंट के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सके। जब भी प्रेसिडेंट चाहे एक क्वेश्चन लॉ या फिर फैक्ट से जो भी चीज़ें अराइज हुई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं। लेकिन ये बात आगे निकल के आई कि प्रेसिडेंट का ओपिनियन जो है वो, देखिए आगे पढ़िए, देखिए प्रेसिडेंट में नॉट विथ स्टैंडिंग एनी ऑन द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 131। इसका मतलब यह है कि ये बात बाइंडिंग नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन लेने के बाद। आगे देखिए जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का, ये कहाँ से लिया गया था? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। उसके बाद ये बोला गया बाद में ये प्रोविज़न जो है वो प्रेसिडेंट के लिए, फिर गवर्नर जनरल के लिए, इस तरह से ये चीज़ें चेंज हो रही थी। तो सबसे ज़रूरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो ओपिनियन होगा सुप्रीम कोर्ट का वो एडवाइजरी होगा, ना कि बाइंडिंग होगा। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट को कौन बाइंडिंग कर सकता है, ठीक है। तो ये सलाह की बात होगी कि हाँ सलाह दे रहे हैं, अब प्रेसिडेंट की उस पर डिसीजन होगी वो माने या फिर ना माने। ये कौन सा केस है? केस आप जरूर याद रखिए, आपको ये मेंस में कोट करने में हेल्प होगा। और इसके अलावा आपको पता होगा कि केसेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप पढ़ लीजिए। केशव सिंह केस, ठीक है, 1965 का था, इसी के तहत ये बात बोला गया था। आगे देखिए उसके बाद फिर ये अगेन ये मामला शांत नहीं हुआ। उसके बाद ये बोला गया कि जो क्या कोर्ट है वो बाइंडिंग है अपना ओपिनियन देने के लिए। ये बात कहाँ पे आई निकल के, देखिए पढ़िए, इस्माइल फारूकी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इसमें यह बोला गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्य है अपना विचार राष्ट्रपति को देने के लिए? तो इसमें ये साफ साफ निकल कर क्या है, ये पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू आंसर द क्वेश्चन पुट इन इट। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि नहीं, ये बातें बाइंडिंग नहीं है। तो फिर ये हो गया गलत, आर्टिकल 142 था। सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, हाँ 3 तरह के जुरिडिक्शन हमने देखे। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है, ऑफ कोर्स रिफ्यूज़ कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? अभी मैंने आपको बताया है, आप फिर से इसे रिकॉल करिए। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग, हाँ बिल्कुल बाइंडिंग है। किस आर्टिकल के अंदर बाइंडिंग है? पढ़ लीजिए, मैंने बहुत बार ये चीज़ें बता दी। ये देखिए आर्टिकल 141 के तहत कि लॉ क्या होगा, बाइंडिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, मैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैंने जो लिए, देखिए हु कैन बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं? एन एडवोकेट हु हैज़ प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, एक जूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट के ओपिनियन में,
जो डिस्टिंग्विश्ड हो, प्रख्यात हो। अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 15 ईयर। ध्यान से सोचिए। सो आर्टिकल 124(3) के तहत ये बोला गया है कि जो पावर हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस होगी वो पढ़िए। सबसे पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए, एटलीस्ट 5 ईयर का जज होना चाहिए हाई कोर्ट में, या फिर आप सक्सेशन में भी जज हो सकते हो। उसके बाद ये बोला गया था कि 10 ईयर्स का एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में, अगर एडवोकेट रहे तो, और अगर जज रहे तो मिनिमम 5 ईयर। आगे बोला गया है कि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई एज की बात नहीं कही गई, प्रेसिडेंट जिसे चाहे, जिसके बारे में उनका विचार हो कि हाँ ये डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है। जूरिस्ट का मतलब पता है ना? ओके, सो ये अब करिए इस क्वेश्चन को आंसर। ये गलत हो गया। एडवोकेट के लिए कितनी थी हमने देखा, जज ऑफ हाई कोर्ट, ये भी गलत है। अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर, अच्छा ये भी गलत है ना। अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, प्रेसिडेंट के नज़रों में क्या होना चाहिए? एक डिस्टिंग्विश। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में? 14 से 18। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बताइए, 17। राइट टू प्रॉपर्टी बताइए ये कौन से आर्टिकल में? राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस, ये भी सही है। तो आपको पता होना चाहिए राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा करके उसे लीगल राइट के अंदर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। राइट, ये गलत बन जाता है। ये वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो ये 100 से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिए, यही चीज़ घुमा फिरा के पूछ ली जाती। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कन्फर्ड ऑन हाई कोर्ट। यानी कौन सी वो पावर है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को दी गई है? एडवाइजरी पावर, पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कोज और मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, ये वर्ड पे फोकस करिए, एनी। पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर टू एलो और रिफ्यूज स्पेशल लीव पेटिशंस। ध्यान से सोचिए और आंसर करिए। दोस्तों ये क्वेश्चन अगेन बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, देखिए कैसे। एडवाइजरी पावर, एडवाइजरी पावर क्या होती है? एडवाइजरी पावर वो होती है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 में ये है, वैसे अभी हमने ऊपर देखा भी है कि आर्टिकल 143 के तहत जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये पावर होगी कि, सॉरी, ये जो सुप्रीम कोर्ट होगी उसके पास ये पावर होगी कि वो प्रेसिडेंट को किसी मामले में सलाह दे सके। राइट, और ये जो बात है, ये एडवाइजरी पावर वाली बात, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है प्रेसिडेंट को, ना कि हाई कोर्ट। तो ये पावर तो हाई कोर्ट के पास है नहीं। दूसरा देखते हैं, पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कोज। देखिए ये जो एनी कोज वाली बात है ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर कोर्ट के पास कोई मैटर पेंडिंग है, लेट सपोज डेथ सेंटेंस का, तो वो डेथ सेंटेंस ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास जाके वेरीफाई भी होती है। यानी डूइंग कंप्लीट जस्टिस वाली बात, हाँ ये आपको फर्स्ट इंस्टेंस में लग सकता है कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, ये गलत है। क्योंकि ये जो एनी वर्ड वाली बात है ये इस सेंटेंस को गलत कर देती है। आगे बोला गया पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बिल्कुल कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें, जो जजमेंट्स निकल के आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, बाद में उन्हें रिव्यू किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर बदला भी जा सकता है। इसी पावर को बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। पावर टू एलो और रिफ्यूज स्पेशल लीव पेटिशन, नहीं, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइए पावर्स देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। बहुत सारे पावर हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, देखिए यहाँ पे बहुत सारे जुरिस्डिक्शन वाले पावर हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ओके, 4 तरह के। फिर आपने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड देखा, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाली बात है, बहुत तरह के पावर हैं। तो आइए एक बाय एक करके डिस्कस करते हैं। पहला, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? ध्यान से ये देख लीजिए, लेक्चर थोड़ा लंबा होगा बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल इनसे पूछे जाते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर ये बोला गया है कि जब भी, ये ध्यान दीजिए, लेट सपोज ये एक सेंटर और ये स्टेट है, सेंटर और स्टेट के बीच जब भी विवाद होगा तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के दायरे में आएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पे डिसीजन देंगे, ठीक है, इस डिस्प्यूट में। या फिर 2 स्टेट के बीच अगर झगड़ा हुआ तो भी, अगर डिस्प्यूट होता है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा और वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के दायरे में आता है। ठीक है, अगर एक सेंटर और मिलकर के 2-3 स्टेट के बीच भी विवाद है तो भी वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा। ओके, अब देखिए, अच्छा ये डिस्प्यूट किस तरह के हो सकते हैं आपको पता होगा ना, जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट वगैरह हो गए। तो इसके अंदर यही बात होती है कि ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट का, ये आप देख लीजिए, यस, ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के दायरे में आता है। नेक्स्ट देखिए, रीट जुरिस्डिक्शन। रीट जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होगी कि वो रीट जारी कर सके। कितने तरह के रीट होते हैं? 5 तरह के, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटोर, सर्टियोररी। रीट पे कभी डिटेल में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रीट से भी आते हैं। आगे देखिए, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है कि कुछ मैटर्स में अपील की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास।
नेक्स्ट देखिए, क्रिमिनल मैटर्स तो होगा डेफिनेटली। उसके बाद एडवाइजरी जुरिडिक्शन, जिसके बारे में मैंने बात की आर्टिकल 143 में, ये अगर कोई लॉ या फिर फैक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंस का है तो उस मैटर में प्रेसिडेंट से सलाह ले सकता है, प्रेसिडेंट सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। आगे देखिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात की जा रही है, किसके पास है ये पावर, आप पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास भी है। आई थिंक यहाँ पे मेंशन्ड होगा। देखिए, द जजमेंट प्रोसीडिंग एंड एक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एनी रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी, टेस्टिमनी के जैसा भी इसे आगे चल के यूज किया जा सकता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोविज़न भी यहाँ पे बता रखे हैं कि कितना आपको फाइन लग सकता है अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं तो। आगे देखिए, जुडिशियल रिव्यू की पावर है और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन देखा गया स्टूडेंट्स में। इसमें यह बोला गया था कि एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सीट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात बहुत ही सही लगती है कि हाँ, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हैं तो प्रेसिडेंट की सहमति के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें वापस से काम करने के लिए बुला सकते हैं। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट जज। ये भी बात प्राइमे फेसिया सही लगती है, बट ये गलत है और ऑफिशियल आंसर की में आंसर 1 दिया गया है। अच्छा, क्यों गलत है इसे समझते हैं। आप तो कहेंगे कि आर्टिकल 226 के तहत ये बात सही है कि पावर ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट के पास है। बिल्कुल सही बात है, पावर ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट के पास है, बट देखते हैं वो कैसे डिफरेंट है सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ पे आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट के पास 2 तरह की पावर्स होंगी। पहला तो ये कि द जजमेंट प्रोसीडिंग एंड एक्ट्स ऑफ द हाई कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी, जो कि बात सुप्रीम कोर्ट के पास भी थी, वही सेम पावर। बट एक्सप्रेशन ये बहुत ही आपको ध्यान से पढ़ना है कि जो एक्सप्रेशन है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन नहीं किया गया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक 1971 के अंदर ये बोला गया। बट अगर आप यहाँ पे वर्बेटिम देखोगे तो क्या चीज़ डिफरेंट है, ये बेयर एक्ट है दोस्तों, पढ़ लीजिए। आर्टिकल 129 में ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, यानी इसके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड और ये सब पावर्स होंगी। ठीक है, और यहाँ पे सीट की भी बात बोली गई कि सीट जो है वो ऑल्दो दिल्ली डिसाइड किया गया, बट ये चेंज भी किया जा सकता है, बट प्रेसिडेंट की आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगेन आप यहाँ पे पढ़िए, आर्टिकल 215 में क्या बोला गया है, एवरी हाई कोर्ट सेल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड सेल हैव ऑल द पावर ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल सही लगती हैं और सही हैं भी, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड लिख, कौन सा वर्ड, ध्यान से पढ़िए, रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट जज, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये बात गलत हो जाती है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो होगा, बट सुप्रीम कोर्ट के जितनी पावर्स और सुप्रीम कोर्ट के जैसी पावर्स नहीं होंगी। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ जब भी आपको ये चीज़ पढ़नी है तो हमेशा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके रिगार्डिंग पढ़नी है। आपको देखने में लग सकता है, देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के द्वारा 1 और 2 आंसर दिया गया, बट जब ये आंसर ऑफिशियल की के द्वारा निकल के आया आंसर A1 ओनली, तो बहुत सारे लोगों के मतलब समझ रहे हो ना, अब कन्फ्यूज़न फिर क्रिएट होने लगा था। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट के पास रिव्यू की पावर तो होगी, बट सुप्रीम कोर्ट के जैसी नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो एक्ट करेगा, बट आप जब बेयर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कोई चीज़ यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर। और ये जो पावर है ओन जजमेंट को रिव्यू करने की, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास भी है, बट डिफरेंट ये है कि ना कि सुप्रीम कोर्ट के जैसी पावर हाई कोर्ट को दी गई है। कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट के अपने जजमेंट्स को वो देख सकता है, बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट उसी टॉपिक पे ऑलरेडी निकाला हुआ है तो वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो इसका आंसर बन गया है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDS 2022 का है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ पर्सन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड ही सी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट। बिल्कुल सही बात है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर कितना बताया गया, 10%। गलत है, 15% है। हमने पिछले लेक्चर में भी ये देखा है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू एक्ट एज पर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाउंड होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग चलने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर फिर क्या बना, ऑप्शन सी, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया था। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल के पास क्या ये होगी क्वालिफिकेशन की हाई कोर्ट वाली बात। ये बिल्कुल सही है। देखिए, इसलिए सही है क्योंकि जब बोला गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल उसे ही नियुक्त करेगा, उन्हें ही नियुक्त करेंगे जिनके पास ये क्वालिफिकेशंस होगी एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
राइट। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट के जज के बीच क्या सिमिलैरिटी है? यही सिमिलैरिटी है कि हाई कोर्ट का जज आगे चल के सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल फैक्चुअल बात है, आर्टिकल भी आप देख सकते हैं। थैंक यू। सो ये इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इसके बाद ही आने वाला है, और वहाँ पे मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा कि जो प्रेसिडेंट है उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। मैं आपको फुल डिटेल में बताऊँगा कंप्लीट प्रोसेस, और 2-3 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के आए हुए हैं CSE में और CAPF में, उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।